वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष JCERT द्वारा जो एग्ज़ाम ली जाने वाली है फर्स्ट टर्म की 10th क्लास और 12th क्लास की दिसंबर मंथ में, उससे संबंधित जो विज्ञान का जो 5वां सेट है वो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि आप तक इसकी जानकारी संपूर्ण रूप से आप तक पहुंच जाए। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए जो इसका टॉपिक है इस प्रश्न से संबंधित उसकी ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो हमारा जो प्रथम प्रश्न जो है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से सभी। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा प्रकाश किस सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा सीधी रेखा में हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा सीधी रेखा में। अगला प्रश्न हमारा है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम किन पर लागू होते हैं? केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सभी पृष्ठ जो है उन पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि समतल पर हो या अवतल पर हो या उत्तल पर हो, सभी तरह के जो परावर्तक सतह हैं या खुरदरे सतह हैं सभी पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं, चाहे कम हो या अधिक ज़्यादा हो, लेकिन होते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो F=R/T होती है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा आधी होती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आधी। अगला प्रश्न हमारा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो F=R/T होता है। तो 20 का आधा जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा जो है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर ही बनेगा, अर्थात उसका जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर C पर ही बनेगा। अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है C पर ही बनेगा और वस्तु के समान होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला प्रश्न हमारा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों होता है। तो वास्तविक किन किन परिस्थितियों में होती है? तो अवतल दर्पण का जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है C से परे रहता है तब होता है वास्तविक, C तथा F के बीच में रहता है तब वास्तविक होता है, फोकस पर रहता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। और जब F तथा P के ध्रुव के बीच में फोकस
फोकस तथा वक्र ध्रुव के बीच में रहता है, किसी वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इसलिए इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो सीधा सीधी इसका उत्तर हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब सीधा बनता है तथा यह पीछे के विशाल क्षेत्र को विस्तृत करके दिखलाता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण की किरणों को वस्तु जो होता है उस पर फोकस कर देता है, जिससे उसको ताप की प्राप्ति होती है। ताप की प्राप्ति के कारण वह आसानी से पक जाता है। वो जो सामान सोलर कुकर में जो भी चीज़ रखा जाता है आसानी से पक जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है, तो दर्पण लेंस संभवतः किस प्रकार का होगा? तो इसका उत्तर जो दोनों अवतल होंगे। इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर लिखेंगे दोनों अवतल होगा, क्योंकि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी लेंस की क्षमता P तथा उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है? तो P बराबर हो जाएगा P बराबर 1/f, जहाँ f मीटर में हो। तो P बराबर 1/f, जहाँ f जो फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा P बराबर 1/f है। तो इसका उत्तर हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा P बराबर 1/f, जहाँ f मीटर में होना चाहिए। लेंस का आवर्धन व्यंजक क्या होता है? तो लेंस का आवर्धक व्यंजक V/, होता है। मैग्नीफिकेशन इक्वल टू V/U, m बराबर V/U होता है। तो ये लेंस का होता है। दर्पण का जो व्यंजक होता है आवर्धन का, m बराबर -V/U होता है। सामान्य दृष्टि के बेस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है आँख की। नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है अभिनेत्र लेंस के वजह से, और वो वास्तविक और उल्टा होता है। तो उसका प्रतिबिंब हमारा नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होना चाहिए। अभिनेत्र लेंस के वजह से ये बनता है, और कहाँ पे? रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। हम जानते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, चाहे वो तत्व के रूप में हो या यौगिक के रूप में, अभिक्रिया करके एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं या उत्पाद का निर्माण करता है, जिसमें जो अभिकारक होता है या अभिकारक परमाणुओं का जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, वो उत्पाद से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो इसका उत्तर हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, उपचयन में क्या होता है? तो उपचयन में
उपचयन वैसी अभिक्रिया है या वैसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की संख्या में कमी होती है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि और हाइड्रोजन की संख्या में कमी। तो हाइड्रोजन की संख्या में कमी तो है नहीं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो उपचयन है। अगला प्रश्न हमारा है, किस पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है या पोचाड़ा करने में होता है? घर में सफ़ेद पेंटिंग करने के लिए किया था। तो उसका सूत्र जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम कहते हैं CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो सूत्र, ये रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक नाम उसका होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO का। अगला प्रश्न हमारा है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है, वो ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय होती है, उदासीन होती है। क्योंकि धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है या क्षार के साथ अभिक्रिया करता है धातु ऑक्साइड, तो उससे प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि ये जो चित्र है, दिया गया चित्र क्या दर्शा रहा है? तो दिए गए चित्र में दर्शाया जा रहा है कि जल की बर्बादी को रोका जाए, जल की बर्बादी को रोका जाए, जल को संरक्षित किया जाए, बचाया जाए। अगला प्रश्न हमारा है, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन बनाता है? तो क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन बनाता है? तो क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, OH- आयन। अगला प्रश्न है हमारा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, H2 गैस। तो H2 गैस जो होती है उसका नियम है कि जब उसको जलाया जाता है तो लाइटर के साथ या माचिस के तीली जलाने के बाद फटफट या चटचट की आवाज़ करती है, इसका ये पहचान है। अगला प्रश्न है हमारा जो है वो है, क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका निर्माण होता है, NaOH का। अगला प्रश्न हमारा है, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? तो वह पदार्थ क्षारक होगा। तो इसका उत्तर हम सीधा लिखेंगे क्षारक है, क्योंकि छूने पर चिकना, स्वाद में कड़वा, जल में घुलनशील और प्रकृति उसके संक्षारक जो होता है क्षारक का ही होता है। अगला पदार्थ है, निम्न में से pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। 5.3 से कम pH, अगर वर्षा के पानी का pH मान 5.3 से कम हो तो उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो 5 हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी है? तो वह गैस हमारा जो हो जाएगा, तो वह गैस हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो फट फट या चट चट की ध्वनि के साथ जलती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या उपरोक्त सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है और स्थान परिवर्तन भी होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है, क्योंकि उसमें जो श्लेष्मा होती है पचा हुआ भोजन को सोख लेता है और सोख करके उसको हवा के साथ भोजन वो खून में पहुंच जाती है और हवा के साथ श्वसन की अभिक्रिया होने के साथ वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं। रक्त वाहिकाएँ जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है?
तो रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय के विभिन्न भागों तक, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, उसको हम धमनी कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? धमनी। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने के में कौन मदद करता है? तो हमारे शरीर में जो थक्का बनाने में मदद कौन करता है? तो WBC मदद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा WBC। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? उसको हम कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा, इसका पेप्सिन नामक जो हार्मोन होती है, इसकी वजह से आमाशय के आंतरिक स्तर जो अम्ल के संक्षारण से बच जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो हम जानते हैं कि वैसा जीव जो शाकाहारी होता है उसमें लंबी आंतें पाई जाती हैं, क्योंकि घास या पौधों को, साग सब्जियों को, पौधों को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा लंबी क्रिया होती है पाचन की, इसलिए वैसे जीवों में आंत जो होती है सबसे लंबी होती है। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा, सबसे लंबा क्षुद्रांत किसका होता है? तो सबसे लंबा क्षुद्रांत गाय का होता है। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में जनन की क्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं, कि अमीबा एक वयस्क अमीबा विखंडित होकर 2 नए अमीबा में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो इसको हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन। इसको क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन, क्योंकि कलम पर्तन या किसी पौधा का कोई हिस्सा को काट कर उसको ज़मीन में गाड़ देना और उससे फिर एक नए पौधे की उत्पत्ति होना, यह कलम पर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग हैं? तो मादा जनन अंग का भाग हो जाएगा हमारा, मादा जनन अंग का भाग है। तो मादा जनन का अंग का भाग जो हो जाएगा हमारा अंडाशय हो जाएगा, क्योंकि अंडाशय जो है मादा के शरीर में पाया जाता है। पुंकेसर नर भाग का है, तो इसका उत्तर हमारा जगह अंडाशय। निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो लैंगिक संचरण रोग जो हो जाएगा गोनोरिया हो जाएगा। और ये गोनोरिया जो होता है HIV का या गुप्त रोग का एक कारण है। तो ये गोनोरिया हमारा जो हो जाएगा लैंगिक संचरण का रोग है, जिसको हम गुप्त रोग कहते हैं। शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु वृषण में उत्पन्न होते हैं। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा वृषण। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृषण। तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, या नाभिकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। तो तापीय मतलब थर्मल पावर स्टेशन, कोयला जलाकर जहाँ बिजली उत्पन्न आई जाती है। तो कोयला जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के द्वारा फिर बिजली बनती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न हमारा जो है, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोबर गैस को हम जैव गैस के नाम से जानते हैं, क्योंकि गोबर एक जानवर का अपशिष्ट है, तो ये जैव गैस हो गया। तो मैंने आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो विज्ञान की 5वां जो सेट था, मॉडल सेट, JCERT द्वारा भेजी गई जो मॉडल सेट है, उसको आपके समक्ष रखा था।
आने वाले दिनों में और भी आपके समक्ष मॉडल सेट को रखा जाएगा 10वीं 11वीं 12वीं से संबंधित। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।